हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी को पता है कि टीजीटी 2022 की वैकेंसियां आ चुकी हैं और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम इस चैनल में, जिस चैनल का माध्यम है प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना, इस चैनल का माध्यम क्या है कि प्रैक्टिस पेपर आपको सॉल्व कराए जाएंगे। सो इस प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने के क्रम में आप जो है प्रैक्टिस बाय दीक्षा चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, अब प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा। चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आइम्बस इज अ metrical foot consisting of, first question, this is first question, iambus is a metrical foot consisting of, iambus एक metrical foot होता है, उसमें कितने syllable होते हैं? उस metrical foot में कितने syllables होते हैं? 2 syllables, 3 syllables, 4 syllables and 1 syllables. How many syllables in iambus? एम्बस में 2 सिलेबल्स होते हैं। कितने सिलेबल्स होते हैं? एम्बस में 2 सिलेबल्स होते हैं। अब ये एम्बस क्या होता है? एम्बस क्या होता है कि ये एम्बस क्या होता है? आयम्बस, iambic each foot is called iambus। ठीक है, iambus each foot is called iambus, राइट। तो एक आयम्बिक में ईच फूट को क्या कहा जाता है? एम्बस कहा जाता है। ठीक है, अब ये एम्बिक क्या होता है? एम्बिक में क्या होता है? आयम्बिक में 2 सिलेबल्स होते हैं। अभी हमने पढ़ा एम्बिक में 2 सिलेबल्स होते हैं। ठीक है, एम्बिक में 2 सिलेबल्स होते हैं। अब ये तो आपको पता ही होगा। फूट क्या होता है, सिलेबल्स क्या होते हैं? सिलेबल्स होते हैं, सिलेबल्स जो हमारी साउंड होती है ना। अभी हम इसको लास्ट में आपको पूरा बताएंगे, लास्ट में हमने इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। हम आपको बताएंगे कि सिलेबल्स जो होते हैं ना, जो अनएक्सेंटेड और एक्सेंटेड 2 वर्जन होते हैं, यानी कि सिलेबल्स जब एक साउंड ब्रोकन हो जाती है तो एक सिलेबल्स बन जाता है। ठीक है, रिदम से रिलेटेड ये टर्म होता है। आगे अभी स्लाइड में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो एम्बिक में 2 सिलेबल्स होते हैं। एम्बस जो मेट्रिकल फुट कंसिस्टिंग ऑफ होता है, मतलब एम्बिक्स में जो मेट्रिकल फुट सम्मिलित होते हैं वो 2 सिलेबल सम्मिलित होते हैं। इस क्वेश्चन में आपको इतना ही समझने को है। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो 2 सिलेबल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूट इज प्रोसोडी इज अ बेसिक यूनिट ऑफ, क्या है दिख नहीं रहा है? फूट इज अ बेसिक, फूड की जो है वो बेसिक यूनिट क्या होती है? ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि फूड की बेसिक यूनिट क्या होती है? रिदम, लेंथ, हाइट या रिदमिक मेजरमेंट। फूड की बेसिक यूनिट क्या होती है? क्या कह रहा है? फूड की बेसिक यूनिट क्या होती है? और फूड की बेसिक यूनिट होती है राइम। ठीक है ना, फूड की बेसिक यूनिट क्या होती है? राइम फूड की बेसिक यूनिट होती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फूड की बेसिक यूनिट क्या होती है? राइम फूड की बेसिक यूनिट होती है। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज ड्राइव्ड फ्रॉम द राइटिंग ऑफ,
ये जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का टर्म है, ये ड्राइव किया है, किसने ड्राइव किया है? मैरी सिंक्लेयर, डोरोथी रिचर्डसन, विलियम जेम्स या गर्ट्रूड स्टीन? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का ये टर्म है, ये किसने ड्राइव किया है? तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है क्या चीज, ये पहले समझते हैं। ये एक एज अ फ्रेज was used to describe the unbroken flow of perception, thought and feelings. It means जो भी आपके माइंड में विचार और जो भी फीलिंग्स होती है, वो धारा प्रवाह ऐसे निकल जाना, बिल्कुल मतलब कि बिना सोचे समझे धारा प्रवाह निकल जाना, उसमें अनब्रोकन फ्लो। जैसे कभी क्या होता है कि हम बहुत गुस्से में हो जाते हैं, और गुस्से में हो जाते हैं बहुत सारी चीजें सोचते रहते, फिर क्या होता है, सोचते हम जैसे कहते हैं ना कि बम एक बार फटता है, वैसे हम फटते हैं और फिर बोलना शुरू करते, जितने विचार, जितनी फीलिंग, जितने थॉट होते हैं, सब अनब्रोकन हो जाते हैं, और वो जो अनब्रोकन फ्लो में निकलता चला जाता है फीलिंग्स और थॉट्स, वो होता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। और ये टर्म दिया था विलियम जेम्स ने अपनी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी की एक बुक थी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी की इनकी एक बुक थी, उसमें इन्होंने इस टर्म को इजाद किया था इन 1890। और इसको विलियम जेम्स ने इस वर्ड को ड्राइव्ड किया था, राइट। ये बहुत ही क्लियर तरीके से सुनिएगा, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का जो टर्म ड्राइव किया है वो विलियम जेम्स ने ड्राइव किया था, और इस टर्म को यानी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टर्म को फ्लरिश्ड किसने किया था? इस टर्म ऑफ कॉन्शियसनेस टर्म को फ्लरिश्ड किसने किया था? तो फ्लरिश्ड किया था वर्जीनिया वुल्फ ने। तो ये दोनों क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहले ये टर्म द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी से 1890 में ये टर्म ड्राइव किया था विलियम जेम्स ने, और इस टर्म को फ्लरिश किया था, मतलब यूज किया था या इस पर वर्क किया था वर्जीनिया वुल्फ ने। ठीक है, या इस पर वर्क किया था वर्जीनिया वुल्फ ने। आपको समझ में आ जाएगा जब ये टर्म दिया हो कि ये ड्राइव किसने किया है, टर्म विलियम जेम्स ने, और इसको यूज कर इसको फ्लरिश किया, आगे बढ़ाया ये टर्म वर्जीनिया वुल्फ ने। दैट्स इट। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडल इज यूजली अ पोयम अबाउट ये जो इडल एक पोयम होती है, ये क्या होती है, किसके बारे में होती है? पिक्चरस्क्यू सिटी लाइफ, पैनोरामिक व्यू ऑफ नेचर, पिक्चरस्क्यू इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड पिक्चरस्क्यू कंट्री लाइफ, किसके बारे में ये इडल यूजली यूज होती है? कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होता है, ये आपको बताना है। ये इडल जो है कहाँ पर प्रॉपरली यूज होता है? इडिल क्या है? एक तरीके से पिक्चरस्क्यू सिटी लाइफ, पिक्चरस्क्यू सिटी लाइफ, पैनोरामिक व्यू ऑफ नेचर, पिक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड पिक्चरस्क्यू कंट्रीज लाइफ। इडिल क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए? पिक्चरस्क्यू सिटी लाइफ, पिक्चरस्क्यू सिटी लाइफ इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एनाग्नोसिस क्या है? एनाग्नोसिस इज अ टर्म यूज्ड बाय एरिस्टोटल फॉर डिस्क्राइबिंग।
एनाग्नोसिस एक टर्म है जो यूज किया है अरस्तु ने, और उसमें क्या डिफाइन किया है? ऑप्शंस देखिए। क्या डिफाइन किया है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? द मूवमेंट ऑफ डिस्कवरी बाय प्रोटैगनिस्ट। सेकंड ऑप्शन है द मूवमेंट ऑफ डिस्कवरी। सेकंड ऑप्शन है द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून फॉर द प्रोटैगनिस्ट। थर्ड है द हैप्पी रिजोल्यूशन ऑफ द plot, and the fourth is the convergence of the main plot and the subplot. अरिस्टो ने इसको, इनका वर्क जो पोएटिक्स था, पोएटिक्स जो इनका वर्क था, उसमें इस टर्म का यूज किया, उसमें इस टर्म को इन्होंने पोएटिक्स, इसमें पोएटिक्स वर्क में इन्होंने इस टर्म को डिस्क्राइब किया है। तो इसका आंसर होगा द मूवमेंट ऑफ डिस्कवरी बाय द प्रोटैगनिस्ट। इस ऑप्शन का आंसर होगा द मूवमेंट ऑफ, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, मूवमेंट ऑफ डिस्कवरी बाय द प्रोटैगनिस्ट। लास्ट टर्म में ये क्वेश्चन आया हुआ है। द मूवमेंट व्हेन द प्रोटैगनिस्ट रियलाइज देयर अवर ऑन ट्रेजिक फ्लॉ इन शेक्सपियर्स प्ले। ये समझिए, शेक्सपियर्स का प्ले ओथेलो जो है, शेक्सपियर्स का प्ले जो ओथेलो है, this kind of revelation occurs after Othello kills his wife Desdemona, believing she was unfaithful। यानी कि ओथेलो में इस टर्म का यूज किया हुआ है शेक्सपियर ने। एनाग्नोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ डिस्कवरी होती है प्रोटैगनिस्ट के द्वारा, जो कि जिसमें कि जो प्रोटैगनिस्ट होता है अपनी गलतियों को, अपनी जो ट्रेजेडी में जो भी गलतियां होती, ट्रेजिक फ्लॉ होते हैं, उनको रियलाइज करता है। एनाग्नोसिस में ये ऐसा मूवमेंट होता है जिसमें प्रोटैगनिस्ट अपनी मिस्टेक्स को करने के बाद रियलाइज करता है, डिस्कवर करता है कि हमने क्या मिस्टेक्स की थी, और दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एनाग्नोसिस, राइट? Next, move to next question. When did the first edition of lyrical ballads appear? ये तो सबको पता है, जब से रोमांटिक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तब से ही (1798) is the correct answer. Everybody knows about that questions. Next question, which novel of Galsworthy is considered to be his masterpiece? इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि कंसीडर किया जाता है गाल्सवर्थी का मास्टरपीस? द पीजन, फ्लावरिंग वाइल्डरनेस, आइसलैंड फेरीज, इंडियन समर ऑफ फॉरसाइट। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? इंडियन समर ऑफ फॉरसाइट, ये इनका जो है मास्टरपीस है, किसका? जॉन गाल्सवर्थी का। नेक्स्ट, ये लाइन दी हुई है, सम बॉर्न ग्रेट, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon them. These lines are taken from Macbeth, Othello, Twelfth Night, As You Like It. कुछ लोग महान पैदा होते हैं, कुछ लोग महानता अचीव करते हैं, बट कुछ के पास महानता की ऐसी किसी दूसरे के लिए थर्स्ट होती है। Some have greatness thirst upon them. कुछ लोग some born great and some achieve greatness and some have greatness thirst upon them. और ये लाइन ली गई है 12th night से। These lines taken from 12th night. Move to next question. In Shakespeare's
का जो 1604 से 1608 का पीरियड है वो क्या कहा जाता है? कॉमेडी प्ले, हिस्टोरिकल प्लेस, ग्रेट ट्रेजेडीज या नन ऑफ दीज? 1604 टू 1608 जो शेक्सपियर का पीरियड है वो क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है हिस्टोरिकल प्लेस, राइट। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नीदर a borrower nor a lender be these line taken from? neither a borrower nor a lender be, ये लाइन ली गई है हैमलेट से। these lines taken from हैमलेट। नेक्स्ट, अब ये कुछ लिटरेरी टर्म्स हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है हमारा प्रोसोडी। किसे कहते हैं? प्रोसोडी, द स्टडी ऑफ द पैटर्न ऑफ साउंड एंड रिदम्स इन अ पोएट्री, जिसमें हम साउंड के पैटर्न्स और पोएट्री की रिदम का स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाती है? प्रोसोडी कहलाती है। पैटर्न ऑफ साउंड और रिदम्स इन पोएट्री का जिसमें हम स्टडी करते हैं वो साइंस क्या कहलाती है? प्रोसोडी कहलाती है, राइट। नेक्स्ट, अब रिदम क्या होती है? इट इज अ काइंड ऑफ मूवमेंट ऑफ लाइन, ठीक है, एक तरीके की लाइन की मूवमेंट है जिसको हम रिदम कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, सिलेबल क्या होता है? सिलेबल क्या होता है? फर्स्ट क्वेश्चन में हमने आयम्ब पढ़ा था, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने आयम्बिक पढ़ा था। तो अब बताते हैं कि सिलेबल क्या होता है। वन ब्रोकन साउंड इज कॉल्ड वन सिलेबल। जैसे हम पोएम पढ़ते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो जैसे हम एक ब्रोकन साउंड है ट्विंकल, दैट इज वन ब्रोकन साउंड इज कॉल्ड वन सिलेबल। इसी सिलेबल में दो टाइप के सिलेबल हो जाते हैं, एक हो जाता है अनस्ट्रेस्ड और एक हो जाता है स्ट्रेस्ड। इसी को हम कभी कभी बोल देते हैं अनस्ट्रेस्ड को अनएक्सेंटेड। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि अनएक्सेंटेड लिख दिया, अनस्ट्रेस्ड को ही अनएक्सेंटेड बोल देते हैं और स्ट्रेस्ड को बोल देते हैं एक्सेंटेड, ठीक है। अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिलेबल्स होते हैं दो तरीके के, और सिलेबल क्या होते हैं? वन ब्रोकन साउंड इज कॉल्ड वन सिलेबल, राइट। अब आते हैं मीटर। मीटर मींस द पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। यही हमने अभी आपको बताया कि मीटर क्या होता है, जिसमें स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स का पैटर्न मिलता है पोएट्री की एक लाइन में, जिसमें स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स का पैटर्न मिलता है, दैट इज कॉल्ड मीटर। Meter means the pattern of stressed and unstressed syllable in a line of a poetry। तो ये हो गया हमारा मीटर। अब आते हैं कि हम इसको देखते कैसे हैं। देखो, मीटर कई तरीके के हैं, ये हमारे सारे मीटर हैं। मोनोमीटर में 1 फुट होता है, डायामीटर में 2 फीट होता है, ट्रायामीटर में 3 फीट होता है, यानी 3 फीट के सिलेबल जिसमें होंगे उसे ट्रायामीटर कहेंगे, 4 फीट के सिलेबल होंगे टेट्रामीटर कहेंगे, 5 फीट के स्लेबल्स होंगे उसे पेंटामीटर कहेंगे, और मोस्टली हम लोग यही यूज करते हैं। आयम्बिक पेंटामीटर, हम लोगों ने नाम सुना है आयम्बिक पेंटामीटर, नाम सुना है ना, पेंटामीटर। तो अब पेंटामीटर में क्या होते हैं? 5 फीट, 5 फीट होते हैं। अब फीट किस चीज के होते हैं? आयम्बिक में क्या होता है? आयम्बिक में अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड, ये इसका पैटर्न होता है। तो अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिलेबल्स के 5 फीट जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आयम्बिक पेंटामीटर, राइट। इसमें अनस्ट्रेस्ड सिलेबल और स्ट्रेस्ड सिलेबल होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पहला होता है फर्स्ट सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होता है, सेकंड सिलेबल स्ट्रेस्ड होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? आयम्बिक। और पेंटामीटर में 5 फीट होते हैं, 5 फीट। 5 फीट किस चीज के? इसी के, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड के, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड के 5 फीट एक लाइन में होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? आयम्बिक पेंटामीटर।
तो बहुत सारी ऐसी पोएम्स हैं जिनमें मोस्टली एम्बिक पेंटामीटर यूज हुआ है। ठीक है, अब ये समझ में आ गया होगा आपको। तो वैसे ही 6 फीट के जो होते हैं उसे हेक्सामीटर बोलते हैं, और इसे एलेक्जेंड्राइन भी बोलते हैं। पहले समय ये बहुत यूज होता था एलेक्जेंड्राइन, अब मोस्टली एम्बिक पेंटामीटर यूज होने लगा। 7 फीट को हेप्टामीटर बोलते हैं। 8 फीट ये फीट लिखा हुआ है, टाइपिंग एरर है ये। 8 फीट को ऑक्टामीटर बोलते हैं। 8 फीट को क्या बोलते हैं? ऑक्टामीटर बोलते हैं। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेंजास क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्स लाइन। इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्स लाइन। एक पोयम है जो टू और मोर लाइंस एक दूसरे के साथ अरेंज की जाती है, वो क्या कहलाते हैं? स्टेंजा कहलाते हैं। पोयम है जो 2 और मोर लाइन के साथ अरेंज की जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्टेंजा कहते हैं। एक चीज और इसमें समझ लीजिए, एक चीज इसमें और समझ लीजिए, ये हमने अभी पढ़ा था आयम्बिक। आयम्बिक में क्या होता है? आयम्बिक में फर्स्ट अनस्ट्रेस्ड होता है और सेकंड स्ट्रेस्ड होता है। ठीक है, अब यही आता है ट्रोकाई। ट्रोकाई ट्रो ट्रोकाइक। ट्रोकाइक में क्या होता है? ट्रोकाइक में फर्स्ट स्ट्रेस्ड होता है और सेकंड क्या होता है? अनस्ट्रेस्ड होता है। तो ये क्वेश्चंस आ सकता है। ये एम्बिक में अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड एंड ट्रोकाइक स्ट्रेस्ड एंड देन अनस्ट्रेस्ड। तो आयम्बिक और ट्रोकाइक को ऐसे पढ़ सकते हैं आई टी, शॉर्ट में आई टी, यानी आई से एम्बिक, टी से ट्रोकाइक। एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एम्बिक मतलब अनस्ट्रेस्ड से शुरू होता है, अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड, एंड देन ट्रोकाइक जस्ट अपोजिट स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड। तो ये आईटी से पढ़ सकते हैं, एम्बिक एंड ट्रोकाइक। नेक्स्ट आता है हमारा एनापेस्टिक। एनापेस्टिक, इसमें क्या होते हैं? इसमें 3 सिलेबल्स होते हैं। इसमें 3 सिलेबल्स होते हैं। 3 सिलेबल्स कैसे होते हैं? मतलब कि फर्स्ट सिलेबल जो होता है वो होता है अनस्ट्रेस्ड। ठीक है, सेकंड ऑल्सो इज अनस्ट्रेस्ड, एंड थर्ड होता है स्ट्रेस्ड। तो ये 3 सिलेबल्स होते हैं। आईटी में 2 सिलेबल्स, आईटी मींस एम्बिक एंड ट्रोकाई में 2 सिलेबल्स होते हैं, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट। और एनापेस्टिक में 3 सिलेबल्स होते हैं, अनस्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड। ठीक है, और अब आता है डेक्टाइल। एनापेस्टिक के बाद आता है डेक्टाइल। अरे यार, क्या हो गया ये? हम्म जस्ट अ मिनट, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, तो आते हैं हम एनापेस्टिक। हमने पढ़ा इसमें 3, सॉरी, इसमें 3 सिलेबल होते हैं अनापेस्टिक में। ठीक है, अनापेस्टिक में 3 सिलेबल होते हैं, अनस्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड। अब आता है डेक्टाइल।
डक्टाइलिक, डक्टाइलिक, अनापेस्टिक, डक्टाइलिक, अनापेस्टिक, डक्टाइलिक में क्या होता है, जस्ट अपोजिट। हम लोग क्या करते हैं, जस्ट अपोजिट यूज करते हैं, यानी कि इसमें सिलेबल्स होते हैं, पहले स्ट्रेस्ड एंड देन अनस्ट्रेस्ड एंड अनदर देन अनस्ट्रेस्ड, 3 सिलेबल्स का ये भी होता है डक्टाइलिक। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे सिलेबल्स जैसे जैसे यूज किए जाते हैं उनके टर्म है एक तरीके के, कि एम्बिक, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड और ट्रोकाइक, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स यूज करने का मतलब पैटर्न है, और एनापेस्टिक, अनस्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड एंड डक्टाइलिक, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। स्टेंजा हम पढ़ रहे थे, तो जिसमें मोनोस्टिक होगा, जिसमें वन लाइन स्टेंजा हमारा क्या कहलाएगा, वन लाइन स्टेंजा हमारा STICH होगा। वन लाइन स्टेंजा हमारा क्या कहलाएगा, मोनोस्टिक। वन लाइन स्टेंजा इज कॉल्ड, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, वन लाइन स्टेंजा इज कॉल्ड मोनोस्टिक। कपलेट, कपलेट सभी को पता है, शेक्सपियर के सोनेट्स में यूज हुआ है, लास्ट में 2 कपलेट, जिसको हम, जिसकी राइमिंग स्कीम G और G होती है, वो कपलेट होता है। 2 लाइन स्टेंजा होते हैं ना, 2 लाइन स्टेंजा होते हैं उसमें, तो उसको कपलेट बोलते हैं। टर्सेट यानी टेरजा राइमा, इट हैज 3 लाइंस, इट हैज 3 लाइंस इज कॉल्ड टेरजा राइमा या टर्सेट। दोनों नाम याद रखने हैं। टेरजा राइमा हैज 3 लाइंस, टेरजा राइमा हैज 3 लाइंस। क्वाट्रेन, everybody knows very well, it has 4 lines, it has 4 lines। तो ये 4 lines का स्टेंजा होता है, तो उसे कहते हैं क्वाट्रेन। ये 3 lines का स्टेंजा होता है, इसे कहते हैं टेरजा राइमा। 2 lines के स्टेंजे को बोलते हैं कपलेट, 1 line के स्टेंजे को बोलते हैं मोनोस्टिच। ठीक है, क्वाट्रेन 4 लाइंस के स्टेंजो को बोलते हैं, और शेक्सपियर ने अपनी सोनेट्स में क्वाट्रेन और कपलेट का यूज किया है, सब जानते हैं। 4 लाइंस के 3 स्टेंजास हैं, और 2 लाइन का 1 स्टेंजा। ठीक है, तो ये स्टेंजा के टाइप्स हैं, जो लाइन टू लाइन अरेंज होते हैं एक साथ, तो ये स्टेंजा के टाइप है, कपलेट, टेरजा राइमा, क्वाट्रेन। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। क्विंटेन, क्विंटेन एंड लिमरिक। लिमरिक किसको बोलते हैं, 5 लाइन के स्टेंजे को, ये भी याद रखना। लिमरिक किसको बोलते हैं, 5 लाइन का जो स्टेंजा होता है उसको बोलते हैं लिमरिक, यानी 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन के स्टेंजा हैं, एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ, एक लाइन, एक लाइन, ऐसे 5 लाइन के स्टेंजो को लिमरिक या क्विंटेन बोलते। दोनों नाम आपको याद रखने हैं, आ सकता है कि लिमरिक, हाउ मेनी लाइन्स इन लिमरिक या क्विंटेन, तो 5 लाइन्स लिमरिक। सेस्टेट, सेस्टेट हैज 6 लाइन्स। किसने यूज किया है सेस्टेट, पेट्रार्कन सोनेट जब आप पढ़ते हैं तो उसमें सेस्टेट और ऑक्टेव यूज किया हुआ है। सेप्टेट और राइमा रॉयल, राइमा रॉयल हैज 7 लाइन्स, 7 लाइन्स इज कॉल्ड राइमा रॉयल। राइमा रॉयल में कितनी लाइन्स है, 7 लाइन्स, तो 7 लाइन्स इज यूज्ड, जिसमें यूज है उसे राइमा रॉयल। टेरजा राइमा 3 lines, limerick 5 lines, rhyma royal 7 lines, septet 6 lines, और octave has used 8 lines। octave में कितनी lines used हुई हैं, 8 lines में 8 lines used हुई हैं octave में। और ये जो राइमा रॉयल है, ये फर्स्ट चौसर के द्वारा यूज किया गया था। किसके द्वारा यूज किया गया था राइमा रॉयल, चौसर के, सबसे पहले यूज किया गया था चौसर के द्वारा, यूज्ड बाय चौसर फर्स्ट। और ये इन्होंने लिया कहाँ से, इंग्लैंड में इन्होंने इसको यूज किया था, पर इन्होंने इसको बारो किया था कहाँ से, फ्रांस से, फ्रांस से लिया था, इन्होंने इसको बारो किया था। सेवन एम्बिक पेंटामीटर्स लाइंस होती हैं, इसमें क्या होती है, 7 एम्बिक पेंटामीटर लाइंस होती हैं, उसे राइमा रॉयल कहते हैं।
और इसकी राइम स्कीम क्या होती है, राइमा रॉयल की ए बी ए बी बी सी सी, ठीक है, ए बी बी सी सी, ऐसे लर्न कर लीजिए, ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी, दैट इज राइमा रॉयल, दैट इज राइमा रॉयल। और हमने अभी उसका आपको नहीं बताया, टेरेसा राइमा की राइम स्कीम क्या होती है, टेरेसा राइमा की राइम स्कीम होती है या तो ट्रिपल ए हो सकती है या ए बी ए हो सकती है, ठीक है, ये टेरेसा राइमा की राइम स्कीम हो सकती। क्वाट्रेन की तो आपको पता ही है, क्वाट्रेन की क्या होती है, ए बी, दूसरी भी हो सकती है। राइमा रॉयल की हमने बता दी, राइमा रॉयल की हमने क्या बताई, ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी। तो ये हमारे स्टेंजाज होते हैं। और हमने मीटर पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं सोनेट, अबाउट सोनेट। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोनेट्स, एवरीबडी नोज वेरी वेल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोनेट्स, 3 टाइप्स ऑफ सोनेट्स होती क्या है, 14 लाइन्स पोएम इज कॉल्ड, how many lines in sonnets, हाँ 14 लाइन्स पोयम, 14 लाइन्स पोयम इज कॉल्ड सोनेट, सबको पता है 14 लाइन्स पोयम इज कॉल्ड सोनेट्स, ठीक है। हाउ मेनी टाइप ऑफ सोनेट्स, मोस्टली 3 टाइप्स, राइट। फर्स्ट है इटालियन सोनेट, फर्स्ट है इटालियन सोनेट, और इस इटालियन सोनेट्स को और क्या क्या भी कहते हैं ये भी ध्यान में रखना है। इटालियन सोनेट को और कहा जाता है पेट्रार्कन सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट, ठीक है, पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं। तो ये टाइप्स हैं सोनेट्स के, 3 टाइप, 14 लाइंस पोएम सोनेट कही जाती है, सबको पता है। ये ध्यान रखो, ये इटालियन, इटालियन, और केवल इस वीडियो में रिवीजन चल रहा है, केवल रिवीजन। पेट्राचन सोनेट क्या है, ये पेट्राचन सोनेट है, इटालियन और पेट्राकन सोनेट। अब इसमें होता क्या है, हमने अभी पढ़ाया, इसमें ऑक्टेव, ऑक्टेव और सेस्टेट, 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 ऑक्टेव 8 लाइंस का होता है और सेस्टेट 6 लाइंस का होता है, ठीक है। तो इसकी राइमिंग क्या बनती है, ए बी, इसकी राइमिंग स्कीम क्या बनती है, ए बी बी, ए बी, ए बी बी ए, क्या लिखना है ये, जस्ट मिनट, हाँ ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई, सी डी ई। तो ये लास्ट के जो है वो सेस्टेट है, और ये क्या है, ए बी, अब्बा अब्बा बोलते हैं इसको, ये ऑक्टेव है, ठीक है। ये हो गया पेट्राकन सोनेट, और इटालियन सोनेट भी इसी को कहते हैं, ध्यान रखना। और इसको किसने किसने यूज किया है, इसको यूज किया है मिल्टन ने, इसको यूज किया है मिल्टन ने और वर्ड्सवर्थ ने, वर्ड्सवर्थ ने और रोसेटी, नाम सुना होगा आप लोगों ने, रोसेटी, रोसेटी, ईटीसी, और भी लोगों ने इसको यूज किया होगा, पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ और रोसेटी हैज यूज्ड इटालियन एंड पेट्रार्कन सोनेट। नेक्स्ट इज इंग्लिश सोनेट, और इंग्लिश सोनेट को दूसरा और क्या कहा जाता है, दूसरा कहा जाता है इंग्लिश सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट। इसके दूसरे नाम भी माइंड में आपको रखने हैं, शेक्सपियरियन सोनेट और इसकी शेक्सपियरियन सोनेट। इसमें क्या होते हैं, इसमें 3 क्वाट्रेन होते हैं, जैसा कि हमने अभी बताया है आपको, 3 क्वाट 3, ओहो
क्या हो जाता है ये? तो हमने पढ़ा कि पेट्रार्कन सोनेट, क्या पढ़ा? पेट्रार्कन सोनेट के बारे में पढ़ा, और पेट्रार्कन सोनेट के बारे में पढ़ा, और इंग्लिश सोनेट सेकंड टाइप क्या था? इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट। तो इसको इसका बताया कि 3 क्वाट्रेन्स होते हैं, 3 क्वाट्रेन्स होते हैं, और 1 क्या होता है? कपलेट्स से मिलकर बनती है इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट। और इसकी राइमिंग स्कीम क्या होती है? ए बी सी डी ई एफ जी जी। ठीक है। और उसकी क्या पढ़ी थी? पेट्रार्कन सोनेट की क्या थी? ए बी ए सी डी ई। कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये हो गया। और इसको यूज किया है किसने? शेक्सपियरियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट को यूज किया है, शेक्सपियर ने तो यूज किया ही किया है। ठीक, अब आता है नेक्स्ट थर्ड हमारे कौन सा सोनेट आ गई? पहली हमने पढ़ी पेट्रार्कन सोनेट या इटालियन सोनेट, सेकंड पढ़ी इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट, एंड द लास्ट इज स्पेंसरियन सोनेट, यानी कि स्पेंसरियन सोनेट। स्पेंसर की सोनेट हमने पढ़ी। स्पेंसर की सोनेट क्या है? 3 क्वाट्रेन्स एंड अ कपलेट, बट राइम स्कीम इसकी कुछ डिफरेंस होती है। ए बी सी। ठीक है, ये कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है सी डी ई। ये स्पेंसरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम चेंज होती है। तो हमने सोनेट के बारे में पढ़ा। अब हम आते हैं मैकबेथ। मैकबेथ के करेक्टर क्या क्या थे और मैकबेथ क्या था? ये सारा सिस्टम सब रिवाइज का चल रहा है और इसमें सब कुछ रिवाइज करना है। मैकबेथ करेक्टर्स बहुत आ जाते हैं। मैकबेथ क्या था? आते हैं मैकबेथ का सबसे पहले फुल नेम। मैकबेथ का क्या था? फुल नेम था मैकबेथ का द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। ठीक है। और 1606 से 1607 में परफॉर्म हुई थी। यानी कि ये पहले जो भी ट्रेजेडी और ये सब चीजें थी वो थिएटर्स में परफॉर्म होती रहती थी, इसीलिए 1606 से 7 डेट दी हुई है कि वहां पर ये परफॉर्म हुई थी। फर्स्ट फोलियो में परफॉर्म हुई थी। फर्स्ट फोलियो शेक्सपियर का कब आया था? 1623। सेकेंड 1632, 1668 थर्ड फोलियो। अब इसका सोर्स क्या था? सोर्स इसका था हॉलिंस क्रॉनिकल्स। हमने कल के लेक्चर में पढ़ाया हॉलिंस क्रॉनिकल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड आयरलैंड से ये इसका सोर्स है, मैकबेथ का लिया गया है। और 5 एक्ट की ट्रेजेडी है। कितने एक्ट्स हैं? 5 एक्ट हैं इसमें। 5 एक्ट की ट्रेजेडी है, सबसे शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है। ये सब इसके क्या है? इसकी क्वालिटीज हैं जिसको माइंड में अपने रखना है। 5 एक्ट है, शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है, हॉलिंस क्रॉनिकल से ली गई है। हॉलिंस क्रॉनिकल्स इसका सोर्स है। और थीम है इसकी एम्बिशन एंड गिल्ट। थीम क्या है? एम्बिशन एंड गिल्ट। थीम है इसकी एम्बिशन एंड गिल्ट। और इसकी सेटिंग कहाँ हुई है? ये कहाँ से लिया गया है? स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है? स्कॉटलैंड एंड सॉरी इंग्लैंड से। स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड से लिया गया। तो ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए। फुल नेम द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ 1606 से 7 में परफॉर्म होती है। 1623 के फर्स्ट फोलियो में ये आती है। सोर्स है हॉलिंस क्रॉनिकल। 5 एक्ट है, शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है, थीम है एम्बिशन एंड गिल्ट, एंड सेटिंग है इसकी स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड। अब आते हैं इसमें मेजर करेक्टर जो है मैकबेथ जो है वो इसका क्या है? प्रोटैगनिस्ट है। मैकबेथ इसका क्या है? प्रोटैगनिस्ट है। ठीक है, तो प्रोटैगनिस्ट कौन है? तो फर्स्ट करेक्टर हमारा इसमें क्या है? मैकबेथ। ठीक है, इसको स्कॉटिश जनरल थाने ऑफ
ग्लैम्स या थानी ऑफ कॉर्डर, ये युद्ध लड़के आते हैं स्कॉटलैंड से, स्कॉटलैंड को जीत कर आते हैं। कौन? मैकबेथ और बैंको। स्कॉटलैंड और नॉर्वे के बीच युद्ध होता है जिसमें ये युद्ध जीत जाते हैं। तो मैकबेथ, मैकबेथ एक करेक्टर हो गया। थाने ऑफ कॉर्डर कहा जाता है जिसको। और डंकन, स्कॉटलैंड जीत जाता है ना स्कॉट, तो युद्ध किसके बीच होता है? स्कॉटलैंड। ये सब माइंड में रखने की चीजें हैं इसलिए बताई जा रही है। स्कॉटलैंड और नॉर्वे के बीच युद्ध होता है। नॉर्वे के बीच क्या होता है? स्कॉटलैंड और नॉर्वे के बीच वॉर होता है। मैकबेथ और बैंको, बैंको भी एक करेक्टर है, जाते हैं युद्ध लड़ने के लिए। ठीक है, वहां से ही हम स्कॉटलैंड जीत जाता है। और डंकन, डंकन क्या होता है? स्कॉटलैंड का राजा होता है। डंकन क्या है? एक सेकंड करेक्टर, स्कॉटलैंड का राजा है। फिर है डोनाल्ड बेन एंड मेलकॉम, द थर्ड करेक्टर। करेक्टर्स बहुत माइंड में रखने जरूरी हैं क्योंकि क्वेश्चन में आ जाते हैं। और हर ट्रेजेडी, हर ट्रेजिक कॉमेडी, हर ट्रेजिक प्ले के कम से कम 10 हैं जो इम्पोर्टेंट है और उनके बारे में बताया जाएगा। ट्रेजिक, डोनाल्ड बेन एंड मेलकॉम, डोनाल्ड बेन, सॉरी, डोनाल्ड बेन एंड मेलकॉम। मेलकॉम जो है वो करेक्टर है, डंकन के सन है। ये डंकन के क्या है? सन है डंकन के। ठीक है, कौन? डोनाल्ड बेन एंड मेलकॉम। अब आता है बैंको। बैंको पता है फ्लेलो कैप्टन है, कंपेनियन ऑफ मैकबेथ, कंपेनियन ऑफ मैकबेथ होता है। बैंको किसका बेटा होता है? बैंको बेटा होता है सन ऑफ फ्लियंस। फ्लियंस का बेटा कौन होता है? बैंको। तो ये फोर्थ करेक्टर हो गया। मैकडफ, एक फिफ्थ करेक्टर है हमारा मैकडफ। मैकडफ हमारा एक फिफ्थ करेक्टर है जो कि जिसको सबसे पहले डाउट होता है कि मैकबेथ ने ही डंकन को मारा है। थ्री विचेस, थ्री विचेस होती हैं जो सारा खेल बिगाड़ती हैं मैकबेथ का। और मैकबेथ के दिमाग में राज्य जीतने और वो राजा बनेगा और दुनिया और ये सब बातें उसके दिमाग में बढ़ती हैं जिससे कि ये वॉर होता है। थ्री विचेस भी हैं इसमें। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट, ये एक पॉइंट है ही केट। ही केट क्या होती है? थ्री विचेस होती है ना, उनकी सरदारनी होती है, उसको कहा जाता है हिकेट। थ्री विचेस की सरदारनी है, उसे कहा जाता है हिकेट। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर है। मैकबेथ स्कॉटलैंड और नॉर्वे का युद्ध लड़के आते हैं, इसमें स्कॉटलैंड जीत जाता है। मैकबेथ और बैंको जाते हैं। बैंको किसका बेटा होता है? फ्लियंस का। डंकन राजा होता है स्कॉटलैंड का, उसके दो बेटे होते हैं, मेलकॉम एंड डोनाल्ड बेन। मैकडफ होता है और हिकेट होता है। मैकडफ होता है वो सबसे पहले डाउट करता है कि मैकबेथ को मतलब मैकबेथ ने ही डंकन को मारा है। तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर है हमारे मैकबेथ के। आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है और आप सब लोग इसको पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।